अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं 10% लॉ की। देखो बच्चों, बेसिकली 10% लॉ है क्या, मैं आप लोगों को जो एक सरल भाषा में समझाता हूं। मान लो कि हमने जो है किसी चीज को खाया, तो अगर हम किसी भी चीज को अगर हम खाते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ यानी कि उसके अंदर जितना भी एनर्जी है वॉट एवर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही हम लोग को गेन होगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी आएगी और जिसको भी हमने खाया है, लाइक हमने जो है मान के चलिए कि मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है, जिसमें जो है 1000 किलो जूल आप ये कह सकते हो कि एनर्जी था, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% यानी कि आप ये कह सकते हो कि सिर्फ 100 किलो जूल एनर्जी ही मेरे अंदर आएगा। और अगर आप ये कह सकते हो कि बाय चांस अगर मान लीजिए कि मैं किसी का शिकार हो जाता हूं, किसी भी एनिमल का, अगर मान लीजिए कि मैं किसी एनिमल का शिकार हो जाता हूं और अगर उसने मुझे जो है खाया, तो मेरा आप ये कह सकते हो कि मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही उस एनिमल के अंदर जो है एनर्जी जाएगा। तो इससे ये पता चलता है, ठीक है, कि ये 10% लॉ है क्या, यानी कि 10% नियम है क्या। देखो बच्चों, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, द रिमेनिंग 90% इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस। यानी कि 10% नियम यानी कि है क्या, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होता है, बाकी का 90%, ठीक है, यानी कि 90% जैव प्रक्रमण के उपयोग में होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे जो है बॉडी के अंदर ना बहुत तरह तरह के जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है लाइफ प्रोसेस के सारे आप ये कह सकते हो कि फंक्शंस चलते रहते हैं, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो इन सब में भी एनर्जी का जो है यूज होता है। तो इस नियम के यानी कि इस लॉ के आधार पर कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीजों को खाते हैं, ठीक है, आप जैसे भी खाओ, जो भी चीजों को खाओ, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही आपके अंदर जो है एनर्जी आएगा। जैसे कि यहाँ पे दो चार्ट की मदद से हम लोग समझते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल की मदद से इस चीज को समझते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे नीचे स्तर पर, ठीक है, वैसे ये स्टार्टिंग ही इस तरीके से होता है, लाइक ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रोड्यूस यानी कि उत्पादक जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि आप कह सकते हो कि सबसे पहले उन जो है चीजों को खाते हैं, ठीक है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उसके बाद आते हैं टर्सरी यानी कि तृतीय कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप कह सकते हो कि जो है चीजें जो है, ठीक है, वो घटती रहती है। उसके बाद मान के चलो कि किसी के पास जो है 1000 किलो जूल एनर्जी जो है किसी ने बनाया, ठीक है, और अगर उसको कोई खाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% यानी कि 100 आप ये कह सकते हो किलो जूल जो है एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और अगर उसको भी किसी ने खाया तो उसका भी 10% यानी कि आप ये कह सकते हो कि 10 किलो जूल जो है एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगा। और अगर उसको भी किसी ने खाया तो सिर्फ उसका भी 10% यानी कि 1 किलो जूल एनर्जी जो है आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर ट्रांसफर होगी। तो बच्चों यही है 10% लॉ, जहां हम लोग को प्योर तरीके से एक लाइन में आप लोग जो है मुझसे पूछना चाहोगे तो ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी का 10% अगर आप ये कह सकते हो कि ट्रांसफर हो रहा है तो इस चीज को कहते हैं 10% लॉ यानी कि 10% नियम, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि आप कितना भी वेज नॉन वेज जो भी खाना है, आप ये कह सकते हो कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं, जो भी चीजों को हम लोग खाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही हमारे अंदर जो आप ये कह सकते हो कि ट्रांसफर होता है। बाकी की जो ऊर्जा यानी कि बाकी की जो एनर्जी है वो किसी ना किसी फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि अलग तरीके से जो है डिवाइड हो जाती है। होपफुली आप लोगों को जो है 10% लॉ समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में, जिसे जैव आवर्धन भी कहते हैं। देखो बच्चों, अगर सरल भाषा में इसकी बात की जाए तो द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद द एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, यानी कि आहार श्रृंखला में, ठीक है, हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि हो जाती है। देखो बच्चों, अब हम लोग जो है ना, ठीक है, अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन जो है चलते रहते हैं।
यानी कि हमेशा हमारे अंदर कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन जितनी मात्रा में भी हो सकता है उतनी मात्रा में क्या होता है कि हमारे अंदर ना वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि खतरनाक खतरनाक केमिकल्स, ये सब सारी चीजें जो हमारे अंदर बनती रहती। लेकिन हमारी बॉडी के जो है इनसाइड आप ये कह सकते हो कि लेयर पे जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसके कारण हम लोग जो है इन सब चीजों से बचे रहते हैं। लेकिन मान के चलते हैं कि किसी एक्स पर्सन को जो है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, ठीक है, किसी वाई ऑर्गेनिज्म ने ईट कर लिया, इनकी खा लिया। तो एक बात आप खुद सोचो कि इस एक्स के अंदर जितना भी वेस्ट होगा, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जितना भी केमिकल्स होगा, तो ये जो है, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा वाई के अंदर जाने पे। यही आप ये कह सकते हो कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। यानी कि जो भी आप ये कह सकते हो कि केमिकल या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है होते हैं हमारे अंदर, अगर हमें बाय चांस कोई आप ये कह सकते हो कि प्रेडेटर्स या कोई और अदर एनिमल या कोई अदर ऑर्गेनिज्म अगर हमें खा लेता है, तो उसके अंदर जब आप ये कह सकते हो ये सारी चीजें जाएगी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे होगा ये कि सामान्यतः जो है आप ये कह सकते हो कि हम लोग को जो है बहुत सारी चीजें जो है, ठीक है, देखनी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज को आप ये कह सकते हो कि मार्केट से लेके आओ या कहीं से भी आप ये कह सकते हो कि उसे ग्रैब करो, ठीक है, तो उसे जो है हमेशा वॉश करके जरूर खाना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही जो है हम लोग को कोई भी चीज खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं फूड वेब के बारे में, जिसे कहते हैं हिंदी में आहार जाल। तो बच्चों ये एक तरह का वेब है, ठीक है, यानी कि जैसे आप ये कह सकते हो कि मकड़ी का जाला होता है, ठीक है, जो बिल्कुल ही घुमावदार होता है, वैसे ही आप ये कह सकते हो कि फूड वेब भी होता है। इसमें जो है बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो ताकतवर, ठीक है, यानी कि जितने भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आप ये कह सकते हो कि अपने से कमजोर वाले को जो है एज अ फूड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप ये कह सकते हो कि हमारी बात की जाए, ठीक है, तो इस अर्थ पे आप ये कह सकते हो कि बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो स्ट्रांग है, ठीक है, जिसमें से एक ह्यूमन भी आते हैं, यानी कि मानव भी आता है, और वो हर एक चीज को जो आप ये कह सकते हो कि काबू में करना जानते हैं, नेचर को छोड़ के। आगे बात करते हैं, तो अगर ईगल की बात की तो देखो, ईगल जो आप ये कह सकते हो कि स्नेक यानी कि सांप को भी खाता है, सांप फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग ग्रास ऑफर, और ग्रास ऑफर प्लांट्स को, ठीक है, यानी कि देखना सब चीज में जो आप ये कह सकते हो कि प्लांट ही बेचारा जो है जाएगा। उसके बाद अगर ईगल की दोबारा से बात की जाए तो ये चूहे को भी खाते हैं, और चूहा जो है वापस से जो है कुछ आप ये कह सकते हो कि प्लांट्स को जो है सेवन करते। बाय द वे जो है ये कहीं कहीं आप ये कह सकते हो कि ट्रू इवेंट नहीं जाते, क्योंकि चूहे जो होते हैं बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कभी कभार जो है फ्लैशेस का भी एज आप ये कह सकते हो कि खाना जो एज अ फूड जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वॉल्फ की बात की जाए तो वॉल्फ जो है ज्यादातर आप ये कह सकते हो कि रैबिट्स को खाते हैं, और रैबिट जो है वो छोटे छोटे आप ये कह सकते हो कि घास फूस को खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो एक तरह का छोटा सा ही मैंने एग्जांपल लिया है, वो बहुत बड़े बड़े भी फूड वेब होते हैं, तो आप अगर इसे एग्जाम में लिखते हो तो बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो है क्वेश्चन उठते हैं लाइक 1 नंबर का कि डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन को जो है परिभाषित कीजिए। तो आप अगर इस तरीके से परिभाषित करते हो तो होपफुली आप लोगों को जो है इस पे जो है पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो है फूड वेब भी आप इस तरीके से बना सकते हो। होप ये सारी बातें आप लोगों को जो है समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे। तो अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, और हम लोग बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। आखिर ये ओजोन लेयर है क्या? देखो बच्चों, हमारी पूरी पृथ्वी पे जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं, जिसमें से जो है बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक हमारा जो है स्ट्रेटोस्फीयर भी है, और उसी के मिड पे पॉइंट में जो है आप ये कह सकते हो कि एक और लेयर एग्जिस्ट करती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत। बेसिकली जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ। ये हम लोग को जो है बहुत सारी चीजों से जो है प्रोटेक्ट करता है, जिसमें से वन ऑफ द मेजर जो चीज है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रमुख चीज है, वो है आप लोगों की जो सन से आने वाली एक रेज होती है, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, यानी कि परावैंगनिक किरण, उससे जो हम लोगों को बचाती है। देखो बच्चों, अगर बेसिकली ये नहीं होता तो हमारे आप कह सकते हो कि यहां पे सर्वाइवल के बहुत कम ही चांस यहां पे जो है होते,
क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हम लोग को बचा के रखता है। जो मेजरली जो प्रॉब्लम्स हैं वो है स्किन कैंसर, ठीक है, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मोतियाबिंद हो जाना, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन जो मेजरली जो रीजंस हैं इसके, ठीक है, वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि सुरक्षात्मक आवरण है, ये परत है, ठीक है। ये क्या करती है? इट अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ यूवी रेज दैट कम्स फ्रॉम सन, यानी कि सूर्य से, यानी कि सन से बहुत सारी यूवी रेज जो है वो अर्थ की तरफ आती है, जिसके कारण क्या है कि बहुत तरह तरह के जो है बीमारी भी जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर ऐसा जो है आप ये कह सकते हो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ओजोन लेयर के ही कारण आप ये कह सकते हो कि हम लोग जो है बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में उपस्थित होता है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ओजोन का निर्माण, तो देखो बच्चों, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। बेसिकली क्या होता है कि देखो, ऐसे बहुत सारे यूवी रेज भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर को भी पार कर जाते हैं। उसी में से क्या होता है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो O2 मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, उसको यूवी रेज क्या करता है? ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके जो है ऑक्सीजन के एटम्स को जो है आप ये कह सकते हो कि बना देता है, यानी कि O2 मॉलिक्यूल, यानी कि O2 अणु को जो है तोड़ देता है और एटम्स में बदल देता है। फिर यही O2 जब एक और ऑक्सीजन एटम के साथ, यानी कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है तो बनता है ओजोन, यानी कि O3, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत का ह्रास। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि 1985 में, यानी कि 1985 में सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है, यानी कि जो उसकी मोटाई है, उसमें जो है परिवर्तन आ रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। वो उसकी जो परत है, उसकी जो लेयर है, उसमें क्या आ रहा है? डिक्रीजमेंट आ रहा है। और ये किस इलाके की तरफ देखा गया था? ये देखा गया था अंटार्कटिका की तरफ, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या दिया गया? इसके पीछे रीजन दिया गया द यूजेस ऑफ CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? बेसिकली इस डेट से पहले यहाँ पे कह सकते हो कि जो है, मतलब पुराने दिनों में, ठीक है, CFC को एज आप कह सकते हो कि रेफ्रिजरेटर में, है ना, और भी बहुत सारे मशीनों में, AC में जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आज के भी टाइम पे जो है भारत में इसके यूजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो भी इलीगल तरीके। हालांकि ये जो चीज है, ये जो गैस है, बहुत ज्यादा ही हार्मफुल गैसेस में से एक गैस है, ठीक है, जिसका यूजेस जो है आमतौर पर हमारे रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि फ्रिज में, AC में, और भी आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों में जो है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता था पहले। बट आज के टाइम पे जो है इसके आप ये कह सकते हो कि यूजेस बहुत ज्यादा कम हो गए। तो CFC का ज्यादा यूज हमारे ओजोन लेयर को जो है आप ये कह सकते हो कि हार्श करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब इस चीज को हटाने के लिए, यानी कि CFC के यूज को हटाने के लिए एक संस्था बनाई गई, यानी कि एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको कहा गया UNEP, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर रेज करेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNEP एंड उसको जो है किस रीजन से बनाया गया था या डेट क्या था। आपसे यहां से एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछेगा। तो UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। इसको जो है बनाया गया क्योंकि आप ये कह सकते हो कि CFC प्रोडक्शन को, यानी कि जो CFC जो कंपनियां आप ये कह सकते हो कि CFC बना रही थी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना रही थी, उन सभी को जो है, ठीक है, वहीं पे रोक दिया जाना था, ठीक है। उसी डेट में आप ये कह सकते हो कि इस चीज को जो 1987 और 1986 के आसपास जो है रोका जाना था। लेकिन आप ये कह सकते हो कि इलीगल तरीके से और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, और यही CFC नहीं, हमारे एनवायरमेंट की और भी बहुत सारे गैसेस हैं जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा जो है खतरनाक है, लेकिन उतना ही ह्यूमन उसका प्रोडक्शन भी कर रहा है, और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उसके बहुत सारे यूजेस भी हो रहे हैं। AC में डलने वाले गैसेस भी आमतौर पर खतरनाक ही होते हैं, और वो जब एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं तो बहुत तरह के आप ये कह सकते हो कि चीजों को जो है, ठीक है, हार्म करते हैं, बहुत सारी चीजों को हार्म करते हैं। अक्सर आप लोगों ने गर्मियों के मौसम में देखा होगा, मान लो कि किसी गली में, किसी स्ट्रीट में जो है बहुत सारी एसियां लगी हुई है,
और आप उस गली से गुजरो, आपको इतनी ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इचिंगनेस होगी, यानी कि इचिंग फीलिंग होगी, आप खुद में ही परेशान रह पाओगे। उस गली में जो है आप 2 से 3 मिनट में ज्यादा नहीं हो पाओगे। एनवायरमेंट को बचाना और बचा के रखना बहुत ज्यादा ही आप ये कह सकते हो कि मुश्किल का काम नहीं है। अगर हम अपने ऊपर जो है कंट्रोल रखें तो ये काम भी पॉसिबल। होप आप लोगों को जो ये सारी बातें समझ में आई होगी, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है गार्बेज यानी कि कचरा। और इसे प्रोड्यूस करने में मेरा, आपका, हम सभी का हाथ बराबर है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है भारत, एक साल में 1.5 लाख मैट्रिक टन जो है आप कह सकते हो कि कचरा प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ एक साल में 1.5 लाख। अब आप खुद एस्टिमेशन लगा लो कि पूरा वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा कचरा जो है प्रोड्यूस होता होगा। अब कचरा यानी कि गार्बेज में भी जो है 2 तरह के गार्बेज होते हैं, ठीक है। एक जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और दूसरे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देखो बच्चों, जो गार्बेज यानी कि जो कचरा होता है, ठीक है, इसमें 2 आप कह सकते हो कि तरह की चीजें होती हैं। एक तो बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, लाइक आप कह सकते हो कि उन्हें जो है वेट गार्बेज भी कहा जाता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये आता है जैव निम्नीकरण, यानी कि ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत इजीली, या तो आप कह सकते हो कि खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी डिकम्पोज यानी कि अब्सोर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है। सबस्टेंस विच कैन डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण जो है छोटे घटकों में बदल जाते हैं, यानी कि ऐसे भी कुछ वेस्ट होते हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। लाइक वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जियों के छिलके और पेपर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके आसपास, जो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो बच्चों प्रॉब्लम ये है हमारे लिए सबसे बड़ा, क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा ही मुश्किल से, और इसको जो है कम से कम नहीं कुछ तो बहुत 1000 सालों का वक्त लगता है डिकम्पोज होने में। बेस्ट ऑफ द एग्जांपल प्लास्टिक, एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 10,000 से भी ज्यादा का, मतलब 10,000 ईयर से भी ज्यादा का टाइम लगता है, यानी कि 10,000 साल से भी ज्यादा का टाइम लगता है एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ही काम करती है। अभी फिलहाल में ही आप ये कह सकते हो, हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले ही स्वच्छ भारत अभियान निकला था, जिसके तहत जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ही आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग को बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो अपने गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। हमेशा हमें आप ये कह सकते हो कि गार्बेज मैनेजमेंट में जो है हिस्सेदारी निभाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हो कि ये भारत जो है हम सभी का है। अगर हम अपने देश को आप ये कह सकते हो कि बचा के रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये देश जो है तरक्की भी उतनी ज्यादा करेगा, और तरक्की करेगा तो हम सभी का जो है आप ये कह सकते हो कि डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। देखो बच्चों बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, वेस्ट को जो है आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से डिस्पोज करने के, लेकिन यहाँ पे जो 3 मेथड मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3R, जिसे हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग, रीयूज और रेड्यूस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 3R, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और निम्न उपयोग। या तो आप किसी चीज को जो है, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो कि यूज करो ताकि आप उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रीयूज का मतलब होता है, माफ करना, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग, यानी कि किसी भी चीज को आप दोबारा इस्तेमाल करो, ठीक है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसका हम लोग जो है दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि मैंने जो है कोई भी आप कह सकते हो कि प्लास्टिक की बोतल में या कांच की बोतल में जो है, ठीक है, कोई भी पेप्सी या कोई भी चीज आप कह सकते हो कि ग्रैब की, और हम क्या करते हैं बेसिकली उसको फेंक देते हैं। लेकिन हम जो है आप कह सकते हो कि घरों में जो है किसी भी चीज के लिए जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो पेन बॉक्स बना सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो तो, या कोई डेकोरेशन का सामान बन सकता है, तो वो सारी चीजें जो है रीयूज हो जाती है। अगर मैं रिड्यूस की बात करूं तो निम्न उपयोग, अगर हम किसी भी चीज का कम से कम इस्तेमाल करें तो वो हमारे आने वाले आप कह सकते हो कि जनरेशन के लिए भी रहेगा।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसाइकलिंग का, यानी कि पुनः चक्रण का। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हम लोग बहुत सारी चीजों को जो है रिसाइकिल करके दोबारा से उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग कांच की बोतल में अगर मान लीजिए कि कोई भी आप ये कह सकते हो कि एक्टिविटी होती है, तो वो जो है रिसाइकिल होकर दोबारा हम तक ही आप ये कह सकते हो कि पहुंचता है। उसके बाद सेकंड जो मेजर आप ये कह सकते हो कि वेस्ट डिस्पोजल मेथड है, वो है लैंड फिलिंग। एक ऐसे जगह को चुनना जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बंजर हो, हम वहां पे जो है लैंड फिलिंग का काम, यानी कि आप ये कह सकते हो पूरा भराव का जो है क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ऐसे जगह जो है बस ये देख लेना चाहिए कि ऐसे जगह जो है उपजाऊ ना हो, वरना अगर हम वहां पे कचरा रखेंगे तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हमारा ही नुकसान होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि जो है हमारी जो ड्रेन सिस्टम है, जो हमारी सीवेज सिस्टम है, वो बेसिकली चोक हो जाती है। किसके वजह से? गार्बेज की वजह से, यानी कि ब्लॉक हो जाती है, और जो वाटर लॉगिंग का जो इश्यू होता है वो बेसिकली जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो सीवेज उपचार तंत्र। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को जो है सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये चैप्टर हुआ यहीं पे खत्म। होप आप लोगों को जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। अगला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 आने वाला है, तो उसके लिए भी जो है प्रिपेयर हो जाओ, नोट्स बनाते रहो। एग्जाम के जो है टेंटेटिव डेट शीट्स आने लग गए हैं। ठीक है, होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को जो है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद जाना।